मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ यूजीसी एनटीए नेट की, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में मैं आज आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आपको नोट्स अपने बनाने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए कि जब हम नोट्स बनाएं तो बहुत ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम शॉर्ट में लिखते हुए अपने नोट्स को कंप्लीट करें। इसी सीरीज़ में अब मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ क्वेश्चंस को लिखने का तरीका और उसका आंसर देने का तरीका, ताकि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में फीड रहे और जो भी इन्फॉर्मेशन आप अपने दिमाग में फीड कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टाइम तक आपको लर्न भी रहे। चलिए इसी में हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पेरी बॉर्डियू। इसने पूछा है कि दो ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि हमारे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट जो हैं, जिनका नाम है पेरी बॉर्डियू, इन्होंने इन दो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। तो बताइए वो दो कौन से कॉन्सेप्ट थे। आपको ये समझना होगा कि वो कौन से दो कॉन्सेप्ट हैं जिनका डेवलपमेंट करने वाले हमारे फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पेरी बॉर्डियू हैं। तो वो दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल एंड सेकंड इज द हैबिटस। तो पहला क्या है आपका, पहले कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल कैपिटल है एंड सेकंड इज द हैबिटस है। टू कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड बाय द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट पेरी बॉर्डियू। इस तरह करके आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को छोटा करके और जो सटीक उसका आंसर है सिर्फ वो देने की कोशिश करते हैं, ना कि अगल बगल उसके बहुत ज़्यादा मैटर कलेक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर सेकंड is the Richard Steele's Toddler appear every week and how many issues of Toddler in the total were published। इस क्वेश्चन में एकदम सीधा पूछा गया है कि जो रिचर्ड स्टील टॉटलर थे वो एक वीक में कितनी बार पब्लिश करते थे अपने इश्यूज़ और उनके कितने इश्यूज़ थे। तो आपको सिर्फ सिंपली बताना है कि एक वीक में कितनी बार वो अपने इश्यूज़ पब्लिश करते थे और उनके कितने इश्यूज़ थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3 times a week एंड 271 इश्यूज़ वर्क्स। तो कितना इश्यूज़ वर्क्स थे उनके पास, 271 इश्यूज़ वर्क्स थे और उन्होंने एक वीक में 3 times यानी 3 बार वो इनको इश्यूज़ कराते थे। इस तरह इसे पब्लिश कराते थे, इन इश्यूज़ को क्या करते थे, वो इन इश्यूज़ को पब्लिश कराते थे। इज दैट क्लियर। चलिए अब नंबर 3 पर देखते हैं ऑथर्स एंड वर्क्स। यहाँ पर आपका ऑथर रहेगा और यहाँ पर वर्क है, यानी कि ऑथर के सामने आपको उसका वर्क लिखना है, किस ऑथर ने कौन सा वर्क किया। जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही माइंड में आपके फीड हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है होमी भाभा वर्क द लोकेशन ऑफ कल्चर। और इसे जो है आप मैचिंग को ऊपर नीचे करके मत बनाया करिए, इसका एक सही तरीका ये भी होता है, आप मैचिंग को सही बनाइए। देखिए मिसमैच करके तो वो खुद ही देते हैं एग्ज़ाम में, जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसके अंदर मिसमैचिंग ही आती है, लेकिन उसको सही मैच करके अगर आप नोट्स में बनाते हैं तो हमेशा के लिए आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद होती है। मिसमैचिंग करके मत बनाइए या इधर से उधर से इधर आप इस तरह मैच मत करिए, बल्कि खुद ही राइटर का नाम लिख के उसके साथ में उसका मैच वर्क लिख दीजिए। ये भी सही तरीका होता है नोट्स बनाने का। फर्स्ट आता है ए, होमी भाभा वर्क द लोकेशन ऑफ कल्चर। सेकंड नंबर इज जॉफ्री हार्टमैन वर्क इज द सेविंग द टेक्स्ट कल्चर एंड द सी एडवर्ड सैड वर्क इज द कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। नंबर डी नहीं, अल्फाबेटिकल भी आप इसको लिख सकते हैं। जूलिया क्रिस्टीवा वर्क्स इज डिज़ायर इन लैंग्वेज। तो इनका वर्क डिज़ायर इन लैंग्वेज है, इधर ऑथर लिख लीजिए और इधर इनका वर्क लिख लीजिए, सिंपल, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। और पूरा मतलब एक तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की भी पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आपको इन फ्यूचर नेट के एग्ज़ाम में देखने को मिले, और मिलते भी हैं काफ़ी क्वेश्चंस। तो इसलिए हमें PYQ ज़रूर लगा लेने चाहिए, उनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उठाते हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिक्शन कैरेक्टर्स। आपको बताना है कि जो स्टोरी है उसके कैरेक्टर का राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमको देना है। अब जाहिर सी बात है, हमें इसके लिए ज़रूरी क्या है, हमें फिक्शन याद होना चाहिए कि वो कब पब्लिश्ड हुआ।
और प्लस हमें उसके ऑथर का नाम याद होना चाहिए कि किस ऑथर का ये फिक्शन है या किस ऑथर का ये वर्क है। जब तक हमें ये सब चीज़ें याद नहीं होगी कि किस ऑथर ने इस वर्क को लिखा, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ हो, कुछ भी हो मतलब फिक्शन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है। राइटर पता होगा तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कभी कभी हम राइटर से भी सीधे अपने आंसर पर पहुंच जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कैरेक्टर अगर हमें याद है और हमें उसका वर्क उससे रिलेटेड याद है, तो फिर हम खुद ही अपने आप, क्योंकि हमें ऑथर भी याद है, तो हम सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसका लगा लेते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने कुछ इस तरह की लिस्ट बनाई है जो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी देख करके, और आप भी अपने जो आप अपना नोट्स बना रहे हो उसमें इसी पैटर्न को अपनाइए, ताकि आपको हमेशा के लिए हर वर्क का ऑथर प्लस उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किस ईयर में पब्लिश हुआ, ऑथर कौन है, वर्क क्या है, और फिर जो उसका मेन कैरेक्टर है जिसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन कैरेक्टर्स को आगे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आए, चाहे अब आपका मैचिंग करने के लिए आता है, तो ये कुछ क्वेश्चंस इस तरह के बेस्ड होते हैं मैचिंग वाले और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले कि आपके सॉल्व हो ही जाएंगे फिर। चलिए इसमें देखते हैं, हमारे पास है मैन फ्राइडे। मैन फ्राइडे कैरेक्टर है, सी मैंने इसीलिए लिखा, यानी मैन फ्राइडे क्या है, कैरेक्टर है। पब्लिश कब हुआ, 1719 में। किस नॉवेल से लिया गया, बात अब यहाँ पर आती है। नॉवेल है आपका रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल। क्या, कौन सा नॉवेल है, देखिए मैंने इसीलिए एन ऊपर लिख दिया है, रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल है। रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल में लिखने वाले राइटर कौन है, डब्लू मतलब राइटर। इसमें मैं लिख देती हूँ आपको, डब्लू मीन्स राइटर है हमारे, और ये नॉवेल है हमारा, और ये पब्लिशिंग ईयर, ठीक है, इस तरह समझिए, PY मतलब पब्लिशिंग ईयर। तो मैन फ्राइडे क्या थे, कैरेक्टर हैं। 1719 में पब्लिशिंग ईयर है इसका। रॉबिन्सन क्रूसो नॉवेल्स है ये, जिससे मैं ये कैरेक्टर अपीयर्ड होता है। एंड रिटन बाय द डैनियल डीफो, एंड रिटन बाय द डैनियल डीफो। इस तरह करके आप इसको याद करिए, यानी ये राइटर है। इस तरह की लिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों, जो बच्चे UGC NTA NET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वो इसी तरह से तैयारी करें, क्योंकि जब वो इस तरह से तैयारी करेंगे तो डिफरेंस, पब्लिशिंग ईयर और राइटर के नेम बहुत ईजिली आपको याद हो जाएंगे, और कैरेक्टर नेम तो अपने आप ही आपको समझ में आ ही जाएगा। तो जिन कैरेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया है उन कैरेक्टर के नेम ज़रूर लिखते चलें अपने साथ में। वैसे मैं अपने चैनल पर इसी तरह से प्रिपरेशन करा रही हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेकआउट कर लीजिए। काफ़ी ऑथर्स का वर्क मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो पैटर्न आपको बताया है। तो ज़रूरी हो जाता है कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, उससे आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। चलिए अब इसमें देखते हैं नंबर B, अंकल टॉबी। अंकल टॉबी कैरेक्टर है, पब्लिशिंग ईयर 1759 में ही पब्लिश हो, मतलब जो हमारा नॉवेल है वो पब्लिश हो रहा है। द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शंडी जेंटलमैन में ये कैरेक्टर अपीयर हुआ। मतलब नॉवेल कौन सा है, द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्ट्रम शंडी जेंटलमैन, और राइटर कौन है, रिटन बाय लॉरेंस स्टर्न नॉवेल, रिटन बाय लॉरेंस स्टर्न नॉवेल। मतलब ये नॉवेल है और लॉरेंस स्टर्न ने इसको लिखा है। इस तरह से आप समझेंगे। नेक्स्ट है सी पर मिस हैविशम। मिस हैविशम 1861 में पब्लिश होता है ये वर्क। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इस नॉवेल का नाम है, एंड राइटर वाज द चार्ल्स डिकेंस। कौन से राइटर हैं, चार्ल्स डिकेंस से। किसमें अगर हम बात करें मिस हैविशम की, हैविशम किसमें जो है आई हैं, अपीयर्ड हुई है किस नॉवेल में, ग्रेट एक्सपेक्टेशन नॉवेल है जिसमें ये कैरेक्टर अपीयर्ड होता है। पब्लिशिंग ईयर की बात करें तो 1861 में, ठीक है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब बहुत ज़्यादा टाइम है भी नहीं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप इसी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर D पर है स्टीफन डेडल्स। स्टीफन डेडल्स पब्लिशिंग ईयर 1916, पब्लिशिंग ईयर इज 1916। ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, रिटन बाय जेम्स जॉयस नॉवेल, रिटन बाय जेम्स जॉयस नॉवेल, यानी जेम्स जॉयस ने इस नॉवेल को लिखा था। ये नॉवेल मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन चलिए अच्छा इसको हटा ही देते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जेम्स जॉयस राइटर हैं, ठीक है, और नॉवेल कौन सा है, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। क्योंकि नॉवेल ऊपर लिख दिया है तो ज़रूरत नहीं कि मैं इसको साथ में भी लिखूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। और राइटर का नेम ये आ रहा है एरो करके, देखिए, ठीक है। पब्लिशिंग ईयर ये है, PY पब्लिशिंग ईयर है।
नॉवेल मीन्स मतलब इसके नीचे जो आ रहे हैं वो नॉवेल हैं, और इधर जो है वो राइटर नेम है, एरो करके जितना भी आ रहा है वो सब राइटर नेम है। इस तरह करके आप इसको समझेंगे और याद करेंगे। इंशाल्लाह आपकी तैयारी इस तरह से अगर होगी तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैं अपने वीडियो इसी तरह से अपलोड आपके लिए करती रहूँगी ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो और आप कम्प्लीटली प्रिपरेशन कर सकें। चलिए अब मैं विदा लेती हूँ, एक नई वीडियो लेकर के फिर मैं आऊँगी, और फिर एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छे PYQs बल्कि मैं अब आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो सके। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।